पावर रेंजर जैसे हीरो तो सबने देखे होंगे, लेकिन ये हैं उनके भी बाप, सुपर हीरोज। लेकिन ये लोगों की मदद नहीं बल्कि चोरी करके घूमते हैं और उन्हें रोकने वाला भी एक सुपर हीरो है। और जब इन सब की टक्कर आमने सामने होगी तो सोचो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो तैयार हो जाओ उन हीरोज की दुनिया में घुसने के लिए, जहां रूल्स तोड़ना भी एक आर्ट है, आर्ट। क्योंकि असल में ये एनिमे स्टोरी उन सभी गैंगस्टर मूवीज का बाप है। तो कहानी की शुरुआत होती है जॉनी बॉल्ट नाम के एक ऐसे लड़के से जिसे बचपन से ही सुपर ह्यूमंस में बड़ी दिलचस्पी थी। एक बार जब वो अपना मनपसंद टीवी शो हीरो भक्ति में शक्ति देख रहा था, तभी उसकी खड़ूस माँ वहाँ आकर टीवी बंद कर देती है। दरअसल अपना जॉनी की जिंदगी उसकी माँ की वजह से काफी उलझी हुई थी, क्योंकि उसकी सिंगल ठरकी माँ अपनी रातें रंगीन करने के लिए हर रोज अजनबी मर्दों को अपने घर पर लाती रहती। इधर ये देखकर नाराज जॉनी अपने कमरे में चला गया, जहाँ वो खुद को ये समझाने की कोशिश करता है कि एक दिन वो इस जगह से भाग निकलेगा। अब अपना ध्यान बटाने के लिए जॉनी अपनी फेवरेट सुपर हीरो यूटोपियन की कॉमिक्स पढ़ने लगता है। लेकिन उस बेचारे बच्चे को 2 मिनट की भी शांति नसीब नहीं होती, क्योंकि उसकी माँ उसके कमरे में घुसकर उसे सोने के लिए कहते हुए उसकी लाइट बुझा देती है। वो दरवाजा बंद कर अभी जा ही रही थी कि इसी बीच जॉनी की लाइट एक बार फिर से जल उठी, जिससे उसकी माँ को गुस्सा आ गया। और जैसे ही ये हरकत तीसरी बार हुई, भाई साहब तमतमाती हुई आंटी ने अंदर घुसकर जॉनी पर हाथ उठा दिया, क्योंकि उसका मानना था कि जॉनी उसकी रात खराब कर रहा है। इधर जॉनी सफाई देता है कि वो सच में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। इसी बीच अचानक उसके कमरे की लाइट झपकने लगी और आखिरकार बल्ब फूट जाता है, जिससे पूरे घर की बिजली चली गई। अब उधर जॉनी की माँ को लगता है कि ये सिर्फ फ्यूज की समस्या है और वो उसे फिर से सोने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी दौरान जॉनी को अपने अंदर कुछ अजीब सा एहसास होता है। दरअसल जब उसने अपने टूटे हुए बल्ब को देखा तो अचानक उसमें बिजली सी चमक उठी, जिसके बाद वो अपने खिलौने की कार पर ध्यान लगाते हुए ऑन बोलता है। अब ये क्या, कार की लाइट भी जल उठी और ऑफ बोलते ही लाइट बंद हो जाती है। ये एक बार के लिए उसे ये सब अपना एक तुक्का लगा, इसीलिए वो बार बार ऐसा करके देखता है, जिससे धीरे धीरे उसकी समझ में ये आ गया कि उसके अंदर सचमुच में सुपर पावर है। बहुत ज्यादा खुश जॉनी अगले ही पल बाहर की स्ट्रीट लाइट्स के साथ खेलने लगता है, फिर पूरे पड़ोस की लाइट्स और आखिर में तो वो पूरे शहर की बिजली उड़ा देता है। इस दौरान उसने गुस्से में नीचे अपना टीवी भी फोड़ दिया, क्योंकि उसकी माँ की मस्ती की आवाजें उसे चुभ रही थी। अब अगली सुबह जॉनी अपने दोस्त टॉम से मिलने के लिए स्कूल जाता है, जिसे वो अपनी सुपर पावर दिखाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो सीधा ट्रैफिक में बाइक लेकर घुस जाता है, लेकिन अपनी शक्तियों से ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल करके बहुत ही आराम से निकल जाता है, जिसे देखकर टॉम दंग रह जाता है। ये क्या हो रहा है भाई साहब। इसके बाद उधर स्कूल में जॉनी अपने बुली डेव पर निशाना साधता है। वो जानबूझकर उसके पास से गुजरते हुए डेव का बूम बॉक्स उड़ा देता है, जिसे डेव की तशरीफ फटकर 4 हो गई। अब लंच टाइम में, जो कि टॉम का फेवरेट टाइम था, उसी टाइम में जॉनी उसे रात का पूरा किस्सा सुनाता है, जिससे टॉम एक्साइटेड होकर कहता है, मुझे पता था तुम्हारी हीरो पावर्स जाग गई है, मुझे पता था दोस्त। दरअसल टॉम को लगता था कि सुपर पावर्स वाले लोग एक रहस्यमयी टापू से आए थे और पहले हीरोज के बच्चे भी शक्तिशाली होते थे। इसका मतलब जॉनी के अंदर भी उनका खून बह रहा है। उधर जॉनी जानता था कि ये शक्तियां उसकी माँ से तो नहीं आई है, तो ये जरूर उसके पिता का ही आशीर्वाद है। वो पिता जो दूध लाने के बहाने एक दिन गया तो था, लेकिन फिर कभी लौटा ही नहीं। अब इधर टॉम उसे एक मशहूर फोटो दिखाता है, जिसमें पहले के हीरोज थे और वो भी अपनी ऐसी फोटो खिंचवा कर मैगजीन के पहले पन्ने पर आना चाहता था। इसी बीच एक नारंगी बालों वाली लड़की जेनिस वहाँ पर आ गई, जिस पर जॉन का काफी सालों से क्रश था। अगले ही पल वो सुपर हीरो कॉमिक्स देखकर कहती है कि उसने एक बार फ्लेयर देखा था, काश वो फिर से हीरो से मिल पाती, जिससे जॉनी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन तभी डेव आकर जेनिस से कहता है, इन नल्लों से दूर रहो। अब इधर स्कूल के बाद दोनों आर्केड जाते हैं, जहां जॉनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मशीन को हैक कर लेता है, ताकि उन्हें अनलिमिटेड ट्राइज मिल सके। जैसे यार हमारे भी बचपन में ऐसे सपने होते ही थे। खैर, जिसे देखते ही टॉम उससे कहता है कि तुम्हें तो यूटोपियन यूनियन ऑफ जस्टिस में शामिल होना चाहिए और अपनी शक्ति के बल पर तुम्हें असली हीरोज के साथ लड़ना चाहिए। ये सुनने के साथ ही जॉनी ने इसे अपनी लाइफ का सच्चा मकसद मान लिया और साथ ही वो अपना हीरोइक नाम गैस करो गैस करो गैस करो, नहीं चलो मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रो बॉय। जी हाँ, उसने अपना नाम इलेक्ट्रो बॉय रख लिया। इसी बीच वहाँ पर अचानक डेव और उसके दोस्त भी आ गए, जो कि जॉनी को जेनिस के सामने बेइज्जत कर देते हैं।
खासकर उसे जेनिस की हंसी बहुत चुभी क्योंकि वो हमेशा से उसे खास मानता था। खैर, दुखी होकर जॉनी अपने घर गया जहां उसने अपनी माँ से सीधा ये पूछा कि उसका असली पिता कौन है, लेकिन इसके जवाब में वो इस बात को टाल देती है क्योंकि उस वक्त वो टीवी रिपेयरमैन को पटाने में लगी थी। माँ की इन हरकतों से गुस्से में जॉनी अपने कमरे में जाकर खुद ही कॉस्ट्यूम डिजाइन करने लगता है, लेकिन अगले ही दिन जब लंच में टॉम उसे दिखाता है तो टॉम की हंसी नहीं रुकती और वो जॉनी का खूब मजाक उड़ाता है। अबे ये क्या जहर पीस बना दिया, इससे अच्छा तो पेटी कोटी पहन ले भाई। अब इसके बाद टॉम खुद डिजाइन करने की जिम्मेदारी ले लेता है। अब आर्केड में वो जॉनी को नया डिजाइन दिखाता है जिससे देखते ही जॉनी बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब अगले कुछ दिनों में टॉम जॉनी का मेंटर बन गया जहां वो कभी उसे ट्रेनिंग कराता तो कभी आर्केड के साइन बोर्ड को जलाने की कोशिश कराता। इतना ही नहीं, अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान वो जॉनी को उड़ना भी सिखाना चाहता है, लेकिन जॉनी काफी मशक्कत से हवा में उड़ तो गया पर बेचारा फंसकर नीचे नहीं उतर पाया। फिर वो सोचते हैं कि उनके छोटे से कस्बे में कभी कोई सुपर हीरो नहीं आया, क्यों ना लोकल पूल में डेब्यू करके सबको नए हीरो के बारे में बताया जाए। दरअसल लोकल पूल वो जगह है जहां गर्मी की छुट्टियों से पहले सभी बच्चे जमा होते हैं। अब इधर स्कूल के बाद जॉनी इलेक्ट्रो बॉय की ड्रेस पहनकर पूल के लिए निकल गया और उसके इन सारे पलों को टॉम कैमरे में कैद कर रहा था। अब इसी बीच जॉनी आसमान में उड़ तो गया लेकिन वो अपना काबू खो देता है। फिर जैसे तैसे संभल कर पुल के ऊपर पहुंचकर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इलेक्ट्रो बॉय है। और साथ ही उसने कहा कि बुराइयों से बचाने के लिए तुम्हें मैं आ गया हूँ। अब इधर बच्चे खुश होकर उसकी जय जयकार करने लग गए। वहीं पास खड़ी जेनिस भी अपने इस हीरो का मुस्कुराकर स्वागत कर ही रही होती है कि तभी अचानक डेव जोर से चिल्ला पड़ा, अबे ये तो नल्ला जॉनी बोल्ट है, जॉनी बोल्ट। बस फिर क्या था, ये सुनते ही जॉनी का ध्यान भटक गया। वहीं डेव और उसके दोस्त और आसपास खड़े बच्चे सभी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जेनिस भी ध्यान से देखने पर उसे पहचान लेती है। अगले ही पल इस घटिया प्रेशर में जॉनी ने अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया और सीधे पुल में जा गिरा। और फिर कुछ सेकंड बाद एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक के साथ पूरे पुल के मासूम लोग मर जाते हैं। ये पूरा सीन इतना डरावना था कि लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगते हैं। बचाओ, अरे हमें भी बचाओ, अरे मुझे भी बचाओ। वहीं जॉनी को समझ ही नहीं आता कि उसने ये क्या कर दिया। टॉम उसे शांत करने की कोशिश करता है। शांत हो जा जॉनी, शांत हो जा, कुछ सोचते हैं। लेकिन जॉनी का सपना हीरो बनने का था जो कि अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिर थोड़ी ही देर में गुस्से में जॉनी एटीएम मशीन पर हाथ मारता है जिससे 2 नोट उड़ के अपने आप बाहर आ गए। दरअसल ये जॉनी की शक्तियों का कमाल था। इसके बाद वो जानबूझकर और नोट निकालता है और ये फैसला करता है, हीरो ना सही पर अब मैं इस दुनिया का सबसे कमाल विलन बनूंगा। अब करीब 2 दशक बाद हम जॉनी को सुपर मैक्स जेल में पाते हैं जो कि खास सुपर विलन कैदियों के लिए बनी थी। दरअसल 8 महीने की सजा पूरी करने के बाद जॉनी को छोड़ा जा रहा था। इधर गार्ड उसकी पावर रोकने वाली जैकेट खोलते हैं जिसके साथ ही जॉनी एक नया जीवन शुरू करने के इरादे से बाहर निकल पड़ा। अब जाते जाते उसकी नजर जेल की सजावट पर गई। तब साथ वाले गार्ड ने उसे बताया कि ये सब क्रिस्टोफर मैड्स की तरफ से भेजी गई पार्टी का हिस्सा है। वो दुनिया का सबसे खतरनाक सुपर विलन है जो अपने दुश्मनों के सर को अपनी दिमागी ताकत से फोड़ सकता है। अब उधर बाहर जॉनी की गर्लफ्रेंड केसी, हाँ केसी, उसे लेने आई होती है। अब उसके पास पहुंचते ही वो उसे बाहों में भरकर ऐसे चूमता है कि जैसे जॉनी के अंदर का जॉनी सिंस जाग जाता है। अब जैसे ही जॉनी और केसी घर पहुंचे तो उन्हें एक सरप्राइज मिल गया। दरअसल लिविंग रूम में उसके सारे पुराने दोस्त पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे और जॉनी के आते ही उन लोगों की पिज्जा पार्टी शुरू हो गई। अब इसी बीच सुपर मैक्स जेल में क्रिस्टोफर मैड्स यानी कि बेस्टर्ड की पार्टी भी चल रही थी जहां बेस्टर्ड का एक दुश्मन डैनी जिसने उसे धोखा दिया था पागल हो चुका है क्योंकि बेस्टर्ड ने उसके सारे करीबियों को मार डाला था। दरअसल बेस्टर्ड कोई राह चलता ब्लेडबाज नहीं बल्कि बेहद निर्दयी और खतरनाक वो गुर्गा था जिसका नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा सुपर विलन सिंडिकेट था। वो आराम से जब चाहे किसी के भी माथे पे सी बना सकता था। वहीं दूसरी तरफ जॉनी के घर पर उसके दोस्त एक नया हाइस्ट का प्लान बनाते हैं जिसमें उन सभी को 10 मिनट में 10 ज्वेलरी स्टोन्स को लूटना था क्योंकि सभी स्टोर्स आसपास ही थे और वहां पर सुपर हीरोज भी कम आते थे। अब ये प्लान सभी को पॉसिबल लग रहा था। एक और जहां जॉनी इसके लिए तुरंत तैयार हो गया, वहीं केसी जो कैफे में काम करने वाली सीधी लड़की थी जिसकी चाहत बस एक नॉर्मल जिंदगी जीने की थी और जॉनी के इस फैसले से वो काफी नाखुश हो गई। उसका मानना था कि
जॉनी कोई सीधी नौकरी करे, जिसके लिए जॉनी ने साफ मना कर दिया। केसी, जिसके पास माइंड को कंट्रोल करने की ताकत थी, वो गुस्से में दोस्तों को बाहर भेज देती है। जाओ, चलो बाहर जाओ यहाँ से, ताकि वो और जॉनी अकेले रह सके। बाद में केसी उसे समझाती है कि असल में ये हाइस्ट उसके दोस्तों का नहीं बल्कि नेटवर्क का प्लान है, यानी चोरी का माल नेटवर्क को भी देना होगा। साथ ही केसी उसे नेटवर्क की क्रूरता याद दिलाती है, जिस पर जॉनी कहता है कि लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट तो जरूरी है यार। केसी उसकी इस बात से इनकार नहीं करती, लेकिन कहती है कि लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। ये हाइस्ट बहुत ही ज्यादा रिस्की है और शायद तुम्हारे लायक भी नहीं है। अब इस पर जॉनी दिखावे में मान जाता है कि वो अगली सुबह की डकैती नहीं करेगा, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जॉनी और उसके साथी पहले से ही डकैती की तैयारी में लगे हुए हैं और आखिरी ज्वेलरी शॉप लूटने के लिए निकल पड़ते हैं। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी उनकी नजर एक बहुत ही महंगी चीज पर पड़ी और वो देखकर वो खुद को रोक नहीं पाते और उसे भी चुरा लेते हैं। बस फिर क्या था, यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि उस महंगी चीज को चुराने में उन्होंने तय समय से ज्यादा समय ले लिया था, जिससे कि अलार्म बज गया और पुलिस को उनके बारे में पता चल गया। इसके साथ ही वो तुरंत वहां से भाग खड़े हुए, भागो, और थोड़े ही समय में आसपास की पुलिस हरकत में आ गई, खास करके वो गंजा पुलिस वाला जो सुपर विलन से नफरत करता था। क्या हिला डाला ना। वो अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करके जॉनी का पीछा शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो जॉनी की गैंग के पास पहुंचा, उसने अपनी कार को उनके सामने लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जॉनी ने अपनी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके पुलिस की गाड़ियों में शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिससे कि उनका घेराबंदी का प्लान फेल हो जाता है। अब जॉनी और उसके साथी भागते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे पुलिस की कुछ गाड़ियां उनका रास्ता रोक लेती है। तब जॉनी के साथी ट्रांसमिट ने अपने टेलीपोर्टेशन की ताकत का इस्तेमाल करके अगले ही पल पूरी टीम को पुलिस की बैरिकेडिंग के पास पहुंचा दिया। इसी दौरान केसी, जो कि घर पर टीवी पर न्यूज देख रही थी, तुरंत जॉनी को पहचान लेती है और उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो अब फिर से अपराधी नहीं बनेगा। दूसरी ओर जॉनी फिर से अपने साथी फ्रॉस्ट बाइट की मदद लेता है, जो अपनी बर्फीली शक्तियों से एक विशाल बर्फ का रास्ता बना देता है, जिससे पुलिस की गाड़ियां स्लिप कर गई और फिर उन्हें उनका पीछा बंद करना पड़ा। उधर पुलिस से पीछा छुड़ाने के बाद जॉनी अपने साथियों से पूछता है, क्या ये डकैती नेटवर्क का प्लान था, जिस पर कोई भी कुछ जवाब ही नहीं देता। जॉनी ये भी कहता है कि वो फिर से सुपर मैक्स जेल में नहीं जाना चाहता, जहां से वो सिर्फ एक दिन पहले ही बाहर आया है। अब थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर से पुलिस एक सुपर हीरो को लेकर आती है, जिसका नाम मैन माउंटेन था, और अगले ही पल मैन माउंटेन उनके सामने आ गया, जिससे कि उनका रास्ता रुक जाता है। इधर जॉनी ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया, लेकिन उससे मैन माउंटेन सिर्फ एक सेकंड के लिए रुका, लेकिन तभी बाकी साथी भी उस पर एक साथ हमला करने लगे और साथ ही जॉनी का साथी किस्म भी उस पर अपने बैड लक की ताकत का इस्तेमाल करता है, जिससे मैन माउंटेन खड़े खड़े हवाई जहाजों से टकरा गया और खतरनाक केमिकल से जलकर राख हो गया। इतनी खतरनाक ताकत। मैन माउंटेन को हराने के बाद जॉनी और उसके साथी फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक और सुपर हीरो रबर बॉल उनके सामने आ गया। उसे देखने में ऐसा लगा कि जैसे वो अभी नया नया हीरो बना हो, क्योंकि उसकी बड़ी अजीब सी आदत थी। उसे रास्ते में जहाँ पर भी फैंस दिख जाते, वो उनके साथ वहाँ पर फोटो खिंचवाने लग जाता। इसी बीच जॉनी ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रबर बॉल की स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि जॉनी का एक भी वार उसे छू तक नहीं सका। अब रबर बॉल अपने रास्ते में आने वाली इमारतों को गिराते हुए पूरी ताकत से उनका पीछा करता है। अब थोड़ी ही देर बाद रबर बॉल ने ट्रांसमिट की बाइक को गिरा दिया, जिससे ट्रांसमिट तुरंत जॉनी के पास टेलीपोर्ट कर गया। इधर टीम आगे भागती रही, लेकिन रबर बॉल बराबर उनके पीछे पड़ा रहा। फिर आखिरकार फ्रॉस्ट बाइट ने अपनी बर्फ की ताकत से रबर बॉल के चारों तरफ बर्फ के खंभे बना दिए, जिससे वो वहीं पर फंस जाता है। फिर जॉनी ने अपनी बिजली की ताकत से उसे बेहोश कर दिया और साथ ही किस्म ने उसकी टांगे कुचल दी। इसके बाद वो अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिससे वो शहर से भाग सके। लेकिन तभी अचानक एक और सुपर हीरो पेट्रोरियन वहां पर आ गया, जो असल में यूनियन ऑफ जस्टिस, सुपर हीरो का बड़ा संगठन, जैसे कि एवेंजर्स कह सकते हैं। अब प्रेटोरियन के पास 200 अलग अलग शक्तियां थी, जिनमें से कुछ के बारे में तो उसे खुद भी नहीं पता था। उसने साथ ही साथ अपनी क्लोनिंग पावर का इस्तेमाल करके अपनी कई कंपनियां बना ली थी और जॉनी और उसके साथियों को सरेंडर करने का आदेश दे दिया। सभी साथी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेटोरियन अपनी क्लोनिंग से हर एक पर एक साथ हमला करने लगा। वो 1 बाय 1 सभी शक्तियों को हरा देता है
और आखिरी में सिर्फ जॉनी बचता है। तब जॉनी प्रेटोरियन से कहता है कि 4 क्लोन बनाकर उससे लड़ना गलत है। इस पर प्रेटोरियन ने ये सुनकर अपनी क्लोनिंग बंद कर दी और फिर जॉनी के साथ सिर्फ 1-on-1 लड़ाई करता है। लेकिन तभी प्रेटोरियन ने अचानक जॉनी को छोड़ दिया, क्योंकि अगले ही पल उसे उस पर दया आ गई कि बेचारा आदमी जेल से छूटे सिर्फ एक ही दिन तो हुआ था बाहर आए हुए, और अगर फिर से उसे पकड़ लिया तो बेचारा तो गया। इसीलिए वो सिर्फ उसे चेतावनी देकर वहाँ से उड़ जाता है। कुछ देर बाद ही केसी भी वहाँ पर पहुँच गई और जल्दी से जॉनी को कार में बैठने को कहती है। जॉनी जल्दी कार में बैठो, जिससे जॉनी को ये समझ में आ जाता है कि असल में प्रेटोरियन का कोई दिल नहीं पसीजा, बल्कि ये सब तो मैडम केसी का जादू था, जिन्होंने अपनी माइंड कंट्रोल की ताकत का इस्तेमाल करके उसे छुड़ाने पर मजबूर कर दिया था। जॉनी के सभी दोस्त केसी की इस कमाल की ताकत को देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन केसी उसे बताती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ किस्मत से हुआ है, क्योंकि प्रेटोरियन हर दिन नई नई ताकतें हासिल करता रहता है और किसी को भी नहीं पता कि उसके पास आगे क्या ताकतें होंगी। इसके साथ ही केसी सबको डांट भी लगाती है कि कितने बेवकूफों की तरह तुम डकैती कर रहे थे, लेकिन उसकी डांट का किसी पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि सब लोग अपनी जान बचाने की खुशी में ही मगन थे। उधर यूनियन ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर में प्रेटोरियन खुद उलझन में था कि उसने जॉनी को क्यों जाने दिया, जबकि उसे खुद याद नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। अब इधर केसी जॉनी के जख्मों की मरहम पट्टी करते हुए उसे गुस्से में कहती है कि मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकती, जैसे कि आम लड़कियां कहती ही है। वो जॉनी को साफ साफ चेतावनी देती है कि अगर उसने इस तरह के बेकार काम करने बंद नहीं किए तो वो उसे छोड़ देगी। साथ ही उसे इस बात पर भी गुस्सा है कि जॉनी ने उससे पहले ही झूठ बोला था। केसी उसे ये भी सलाह देती है कि वो एक बहुत बड़ा काम करके हमेशा के लिए रिटायर हो जाए, ताकि उस पैसे से वो आराम की जिंदगी जी सके, क्योंकि केसी खुद एक कैफे में काम के साथ साथ ही एमबीए की पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि वो जानती है कि मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। लड़कियां तो यार ये लेक्चर देती ही हैं। खैर, अब जॉनी उससे पूछता है कि उसे कोई ऐसे बड़े काम की खोज खबर है। इस पर केसी उसे हीट के बारे में बताती है, जो एक मशहूर अपराधी था। हीट ने अपने समय में बहुत सारे बैंक और दुकानें लूटी थी, लेकिन कभी किसी की जान नहीं ली थी। वो अब भी एक जिंदा लेजेंड माना जाता है, और वही हीट केसी का पुराना टीचर था। केसी बताती है कि हीट इस वक्त एक बड़ा काम करने के लिए टीम इकट्ठी कर रहा था। दरअसल बीते दिनों में उसे एक विदेशी क्लाइंट ने हायर किया है, ताकि वो उस चीज को वापस ला सके जो उनसे चुराई गई थी, और इस काम के लिए टीम को $50 मिलियन मिलने वाले थे। इतनी बड़ी रकम से तो उनकी सारी जरूरतें आराम से पूरी हो सकती है। इसीलिए जॉनी इस प्लान के लिए राजी हो गया, और साथ ही सोने पे सुहागा तो उसके लिए ये भी था कि इस बार मिशन में उसके साथ केसी भी थी। अब अगले दिन दोनों मियां बीवी शिकागो पहुंच गए, जहां उनका हीट से मिलना तय हुआ था। केसी जॉनी को हीट की ड्राई क्लीनिंग शॉप में ले गई, जहां हीट, जिसका असली नाम कामाइन था, केसी का स्वागत करता है। आइए आइए आइए, और साथ ही वो खुश हुआ कि जॉनी ने उसका ऑफर स्वीकार कर लिया। बहुत बढ़िया जॉनी। तब कामाइन बताता है कि उसने ये ड्राई क्लीनिंग शॉप सिर्फ अपनी असलियत छुपाने के लिए खोली है, और फिर वो जॉनी को चौंकाते हुए बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि जॉनी के पास इलेक्ट्रिक पावर है। अब इस दौरान चलते चलते जॉनी दीवार पर लगी पुरानी मशीनों और अखबारों की कटिंग देखता गया, जिनमें कामाइन की कारनामों की खबर थी। कामाइन बताता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, वो सिर्फ अपनी मशीनों पर ही निर्भर था। जिस पर जॉनी उससे कहता है, चल छूटा, क्योंकि उसके मुताबिक तो असली जोखिम वही लेता है जो अपनी ताकत से मैदान में उतरता है, ना कि झूठी कहानियां बनाकर। फिर कामाइन जॉनी और केसी को अपने ऑफिस में ले गया, जहां बाकी टीम पहले से ही मौजूद होती है। कामाइन बताता है कि उसने जानबूझकर ऐसी अनजाने विलन्स चुने हैं जिन्हें नेटवर्क में कोई नहीं पहचानता। अब इसी बीच टीम का एक मेंबर दी घोस्ट जॉनी को देखकर कहता है कि वो इस मुश्किल काम के लिए एकदम परफेक्ट बंदा है, क्योंकि वो अपरिचित जैसा दिखता है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही जॉनी ने इसे अपनी बेइज्जती मान ली, और अगले ही पल वो पूरे एरिया में ब्लैकआउट करके घोस्ट पर झपट पड़ा। उधर घोस्ट भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो अपनी ताकत दिखाते हुए अगले ही सेकंड में जॉनी के शरीर के आर पार निकल गया। असल में घोस्ट अपनी बॉडी का मास कंट्रोल कर सकता था। कुछ समय पहले जब जेल में उस पर हमला हुआ था, तब कामाइन ने उसे बचाया था, और बस तब से उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। अब कामाइन मिशन की डिटेल्स बताता है, जहां उसने बताया कि ये मिशन 2 हिस्सों में बांटा गया है,
पहले हिस्से में उन्हें अपने टीम के मेंबर टीके मैकैब को बचाना था, जिसे सुपर हीरो ग्लैडिएटर ने पकड़ा था और फिर उसे सुपर मैक्स जेल में ले जाया गया। उनका प्लान ये था कि उन्हें फ्लोरिडा में जाकर उसे छुड़ाना था। अब इधर जॉनी टीके को जानता था और साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि उसकी ताकतें बहुत ही खतरनाक है। उसे चिंता थी कि फ्लोरिडा जाना बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन कमाइन बताता है कि पैसों की टेंशन न करो रे बाबा, अपने क्लाइंट सारी एक्सपेंसेस संभाल लेगा। साथ ही इस वक्त नेटवर्क भी ब्रेक पर था क्योंकि मैट्स इसे सलामेंडर को सौंप रहा था। इसका मतलब था कि फिलहाल नेटवर्क की फीस लेने का रूल लागू ही नहीं था। उधर कमाइन टीम को भरोसा दिलाता है कि पेमेंट पक्का मिलेगा और वो मिशन का दूसरा हिस्सा तभी बताएगा जब पहला हिस्सा पूरा हो जाएगा। ये क्या? अब अगले दिन कमाइन प्लान रेंटल ऑफिस में जाता है, लेकिन उसे इंतजार करने को कहा जाता है। लेकिन तभी जॉनी अंदर आता है और कहता है कि किसी को प्लेन के प्रोपेलर में चोट लग गई है, इसीलिए यहाँ बुड्ढे से मस्ती करना छोड़ो और 911 पर कॉल करो। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट भाग गई और दोनों चुपचाप उस आदमी के पास निकलकर एक बड़े से प्लेन में चले जाते हैं, जहाँ घोस्ट पहले से ही इंतजार कर रहा होता है और यहाँ डीजल ब्रदर्स भी टीम में शामिल हो जाते हैं। तभी जॉनी कमाइन के साथ वाली सीट पर बैठता है, जहां कमाइन ने उसे घबराने से साफ मना कर दिया, जिस पर जॉनी कहता है कि अरे चाचा, ऐसी ही जिंदगी में जीने में मजा है। कमाइन उसे प्लेन का मैनुअल देता है और समझाता है कि अपनी ताकतों की तुलना दूसरों से मत कर, नहीं तो पागल हो जाएगा, समझा क्या? सबसे अच्छा तरीका है कि तू अपने खुद का स्टाइल बना। अब प्लेन की उड़ान भरते ही एक सुपर मैक्स गार्ड अजीब सा पावर महसूस करता है। अब कमाइन पूछता है कि क्या जॉनी टीके की रेस्टोरेंट डिवाइस यानी कि हथकड़ी को बंद कर सकता है, लेकिन जॉनी ने इसके लिए साफ मना कर दिया और फिर टीम अब प्लान बी की तैयारी में लग जाती है। इधर सुपर मैक्स का प्लान लगातार रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉनी ने अपनी शक्तियों से कम्युनिकेशन बंद कर दिया। इसी दौरान घोस्ट और दो साथी, जिनका नाम डीजल ब्रदर्स था, सुपर मैक्स वाले प्लेन पर कूद गए। अब उधर उनके चै चै पै पै से ग्लैडिएटर चौकन्ना हो गया और देखते ही देखते उनमें से एक भाई सैमी, जिसने खुद को प्लेन के प्रोपेलर पर फेंक दिया था, वो भर के घूसा मारता है, जिसे देखते ही बड़े भाई रोडी ने भी ग्लैडिएटर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ग्लैडिएटर के एक मुक्के ने उसका जबड़ा उखाड़ फेंका। इसके बावजूद रोडी घोस्ट को बताता है कि उसने ग्लैडिएटर से पीछा छुड़ा लिया है। अब थोड़ी ही देर में घोस्ट सुपर मैक्स प्लेन की तरफ उड़ता हुआ अंदर के गार्ड्स पर हमला करने की तैयारी करता है, जिस पर पायलट्स का कहना था कि उन्हें सुपर मैक्स तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा और वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। अब इधर कमाराइन ने जॉनी से पूछा कि क्या वो उन्हें धीमा कर सकता है, जिस पर जॉनी कहता है कि हाँ, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन इसमें उसकी बहुत सारी एकाग्रता लगेगी। अब क्योंकि मैंने आपका नमक खाया ना चाचा, सिर्फ आपके लिए ये मैं जरूर करूंगा। अब देखो मेरे जलवे। अब इसी बीच रोडी ग्लैडिएटर के बीच में धुआंधार उठक पटक मची हुई थी, जहां ग्लैडिएटर उसे ये भी समझा रहा था कि सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता। उधर घोस्ट भैया लोग खोलने की अपनी कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी भकड़भंड थी कि पास खड़े गार्ड्स भी उस पर हंस रहे थे। लेकिन कामराइन जॉनी को बताता है कि घोस्ट एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसीलिए वो उन्हें अपने जोक्स सुना रहा है। अब काफी कोशिशों के बाद भी जब घोस्ट टीके का लॉक नहीं खोल पाता, तब कामराइन ऐलान करता है कि उन्हें प्लान सी पर जाना होगा, है क्योंकि सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्लान सी तो था ही नहीं। अब इधर जॉनी कामराइन से कहता है कि उन्हें सुपर मैक्स वाले प्लेन के और करीब ले जाए, जिससे वो किसी तरह से प्लेन को बंद कर देता है और अगले ही पल प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। एक तरफ जहां कामराइन और जॉनी उसके पीछे भागते हैं, वहीं जॉनी घोस्ट से कहता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, जिस पर घोस्ट की फटके 12 हो गई और वो गार्ड से कहता है कि अगर वो सब सहयोग नहीं करेंगे तो सबकी दावत यमराज के मोहल्ले में सजेगी, सिवाय उसके, क्योंकि वो तो पहले से ही भरा हुआ है। ये सुनते ही गार्ड उसकी हेल्प करते हैं। तभी टीके अपनी शक्ति से प्लेन को गिरने से रोक लेता है, जिसके बाद एक और जहां सब लोग खुशियां मनाते हैं, वहीं टीके ने जल्दी से गार्ड को प्लेन से बाहर निकाल दिया। दूसरी ओर कामराइन ने जॉनी, केसी, घोस्ट, टीके और डीजल ब्रदर्स को इस कमाल के एक्शन के लिए बधाई दी। बहुत बहुत बधाई तुम सबको, और साथ ही ये भी कहा कि अगले हिस्से के लिए उन्हें एक और आदमी चाहिए। अब वो उन्हें बताता है कि अगला काम बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा है, लेकिन बच्चों डरने का बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे इस चाचा के पास उसके लिए भी एक मस्त प्लान है। तब तक तुम लोग ये डिसाइड करो कि किस किस को इस मिशन में रहना है और किस किस को नहीं। ये सुनते ही पास खड़ी केसी एकदम से बोल पड़ी कि अगर इस दौरान उसे कुछ भी गलत लगा तो वो बाहर हो जाएगी। वहीं जॉनी ने चाचा से पूछा, चाचा ये आखिर अगला टारगेट है कौन? जिस पर कमराइन का कहना था,
ऊता पता लग जाएगा ना बेटा। उधर केसी समझ जाती है कि कामराइन चाहता है कि यूनियन ऑफ जस्टिस से वो सेंध लगाए, जिस पर सभी विलन का मानना था कि ये बुढ़ा सटिया गया है। अरे खुद तो इसकी उम्र हो गई है, हमारी भी अपने साथ की टिकट कटवाना चाहता है। अरे भाई अब इतना तो आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि ऐसा करना सीधा ऊपर जाने की तैयारी होगी। थोड़ी ही देर में जैसे ही डीजल ब्रदर्स और टीके जैसे ही जाने की तैयारी करते हैं, इतने में कमराइन ने उन्हें बताया कि ब्रेन वेव जो कि एक हीरो है उनकी फीलिंग्स को पढ़ सकता है, और तो और वो 1 मिनट से भी कम में कहीं भी पहुंच सकता है। साथ ही उसने ये बताया कि वही उनका होने वाला मेंबर है। अब इस पर घोस्ट ने कमराइन को पकड़ लिया और केसी उससे कहती है कि कमराइन सीधे उन्हें बता दे कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। इस पर जॉनी कहता है कि कमराइन अगले हिस्से की योजना फोन पर बताएगा, क्योंकि वो दूसरे आदमी को अभी पकड़ नहीं पाया ना, इसीलिए। इसके साथ ही वो सुपरमैक्स जेल में अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, जहां टीके अपनी शक्तियों को नहीं देख पाया था और कैसे वो सब वहां पर मिले थे। इस दौरान टीके बताता है कि सुपरमैक्स जेल में एक गार्ड ने एक विलन को मार डाला था। तभी जॉनी ने उन सब लोगों के सामने ही अचानक से ताली बजाना शुरू कर दी, जिससे बाकी विलन भी ताली बजाने लगे, जैसे कि वो ये कह रहे हो कि ये गार्ड ही हत्यारा है, हत्यारा। वो सब कहते हैं कि वो फिर कभी सुपरमैक्स नहीं जाना चाहते। वहीं कमराइन और डीजल ब्रदर्स का कहना था कि वो इस मिशन में साथ में हैं, और साथ ही कमराइन ने बड़ी टेढ़ी आवाज में केसी से भी कहा, अब हम 50 मिलियन कमाएंगे। हाँ, इसी बीच घोस्ट पूछता है कि असली योजना है क्या, भाई ये तो बता दे। तब कमराइन बताता है कि वो काउंट आर्लोक का हेलमेट चुराने वाले हैं, जो कि एक लेजेंडरी सुपर विलन था। उसका हेलमेट कोई आम हेलमेट नहीं है, बल्कि ऐसा खतरनाक हेलमेट है कि वो आपकी शक्तियों को दुगना कर देगा। बस फिर क्या था, घोस्ट ने भी इस मिशन के लिए हामी भर दी, लेकिन वो उस हेलमेट को छूना तक नहीं चाहता। इसी बीच केसी पूछती है कि हम मुद्दे की बात पर क्यों नहीं आ रहे हैं, हम इतने ताकतवर सुपर हीरोज को आखिर हराएंगे कैसे। जिस पर कमराइन का कहना था कि उसने सब कुछ सोचा हुआ है। इधर कमराइन ने केसी को प्लान बताया, और उधर जॉनी का कहना था कि नेटवर्क जैसी ताकतवर संगठन भी यूनियन ऑफ जस्टिस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। तब कमराइन ने उसे बताया कि अगर वो तेजी से प्लान को फॉलो करेंगे तो उन्हें नेटवर्क से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी, और बस चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। बस यही सुनने की देर थी कि जॉनी केसी से कहता है कि वो भी साथ है और उन्हें ये हर हाल में करना ही होगा। तभी केसी पूछती है कि भाई आखिरी सदस्य आखिर है कौन। जिस पर कमराइन ने एक बार फिर से फोरकास्ट को कॉल किया। जीसस की मेहरबानी से फोरकास्ट ने इस बार उसका फोन भी उठा लिया और फिर वो अपने साथ होने का वादा भी करता है। दरअसल फोरकास्ट एक ऐसा बेजोड़ बंदा था जिसके पास मौसम बदलने की शक्ति थी, और उसकी ये कमाल की शक्ति कमराइन के बड़े काम आने वाली थी। इसके साथ ही थोड़ी ही देर में होटल प्लाजा में जॉनी और केसी ने चेक इन किया, जहां केसी रिजर्वेशन पेपर देखकर तमतमाई हुई थी। दरअसल उसके मुताबिक वो सिर्फ एक नकली शादीशुदा कपल थे। इस पर जॉनी उसे बड़े प्यार से समझाता है कि बस एक दिन की बात है यार, फिर सारे झूठ सच हो जाएंगे। फिर उन दोनों ने बियर के साथ इस बात का जश्न मनाया और साथ ही ये कसम भी खाई कि अब वो इस अपराध की दुनिया को छोड़ देंगे ताकि दोबारा कभी सुपरमैक्स में ना फंसे। इधर जैसे ही केसी और जॉनी अकेले समय बिताने के इरादे से थोड़ी तैयारी करते हैं कि तभी उनके चाचा कामराइन का फोन बज गया। हेलो, अरे टाइम से सो जाना, ज्यादा कबड्डी खेलने की जरूरत नहीं है, और हाँ पीना तो बिल्कुल भी मत, ठीक है। अब अगली सुबह यूनियन ऑफ जस्टिस के बाहर जॉनी, डीजल ब्रदर्स, कमराइन, घोस्ट और केसी एक हॉट डॉग ट्रक में दिखते हैं, जहां सेमी शिकायत कर रहा होता है कि ये गेंडा रोडी उसकी मदद नहीं कर रहा, ये नल्ला बस बैठा सॉलिटेयर खेल रहा है। वहीं बाहर खड़ा घोस्ट केसी से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगने लगे कि वो मरने वाला है तो मुझे कोई अच्छी चीज दिखा देना ताकि मैं आराम से जा सकूं। अब इस पर केसी उसकी बात मान गई। दूसरी ओर जॉनी का मानना था कि उसे किसी खूबसूरत चीज को देखने की जरूरत नहीं है, वो अपनी आखिरी सांस तक बस असली केसी को देखना चाहता है। इस आशिकबाजी से परे थोड़ी ही देर में सारी टीम बिल्डिंग के अंदर घुसती है, जहां कमराइन उन्हें बताता है कि सुपर हीरोज के जाते ही वो सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देंगे और खुद को सीसीटीवी फुटेज से मिटा देंगे। ऐसा लगा मेरा प्लान है और ये काम केसी का होगा, ठीक है केसी। इसके साथ ही वो सब काउंट आर्लोक का हेलमेट ढूंढने लगते हैं। उन्हें थोड़ी ही देर में हेलमेट तो मिल गया, लेकिन जब घोस्ट उसे ले जा रहा था तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने पेटोरियन एक सुपर हीरो आ गया
और उसने अगले ही पल घोस्ट पर आग का हमला कर दिया, जिससे हेलमेट टूट जाता है। इसी बीच वो बताता है कि वहाँ सिर्फ रेप्लिका रखे जाते हैं, यानी कि डेमो। अरे असली चीजें तो अंडरग्राउंड वाले वॉल्ट में रखी है पगले। अब इसके साथ ही पेट्रोरियन हमला करता है। कभी तो वो बड़ी बड़ी चीजें फेंकता है, तो कभी लेजर आइस से हमला करता है। इधर सेमी ने भी पेट्रोरियन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, लेकिन अगले ही पल वो उसे दीवार में दे मारता है। पेट्रोरियन जॉनी पर भी हमला करता है, लेकिन जॉनी चतुराई से फायर स्प्रिंकलर चालू करके थोड़ी देर के लिए उसके आतंक को रोकने में कामयाब हो गया। अब थोड़ी ही देर में घोस्ट और जॉनी हेलमेट पहनते हैं, लेकिन अब घोस्ट उसे पहनने से झिझक रहा था, क्योंकि उसने मना किया हुआ था कि वो उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। इसी बीच उनकी नजर हेलमेट पर अंदर लिखे एक सेंटेंस पर गई, जिस पर लिखा हुआ था सुपर कैलिफ्रिलिजिस्टिक एक्सपालिडियोसिस, और यही वो मंत्र था जिससे हेलमेट एक्टिवेट होना था। और फिर प्रेटोरियन को मजा चखाने के लिए घोस्ट अगले ही पल उसे पहन लेता है, और जैसे ही प्रेटोरियन फिर से उठा, घोस्ट फटाफट मंत्र बोलता है और फिर हेलमेट एक्टिवेट हो जाता है। फिर अगले ही पल वो सब किसी सुरक्षित जगह पर ट्रांसपोर्ट हो गए। वो सब के सब ब्लैक रॉक रोमानिया पहुंच जाते हैं, जहां एक बटलर आके उनके स्वागत में उन्हें देसी देता हुआ उन्हें आराम से रहने की हिदायत देता है। वहीं कमारियन ने उन्हें ये भी बताया कि वो अब उस सिंडिकेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो नेटवर्क से भी पहले बना था। दरअसल सिंडिकेट के संस्थापक हीट और द बास्टर्ड्स थे। इसके बाद थोड़ी ही देर में पार्टी का माहौल शुरू हो गया और सारे पार्टी में बिजी हो गए, और इसी दौरान अचानक डोरबेल बजी। टिंग टोंग। मोटा रेडी जैसे ही दरवाजा खोलता है, एक झंझनाता हुआ घूसा सीधा उसके मुंह पर रसीद होता है, और ये प्रेटोरियन था। साथ ही उसके पीछे उसका बॉस द बास्टर्ड। मतलब ये चीज साफ थी कि जिस प्रेटोरियन को अभी तक सुपर ह्यूमन या हीरोज का हिस्सा समझा जा रहा था, वो असल में सबसे बड़ा दोगला निकला। अब इधर मोटे को भी विश्वास नहीं होता कि हीट और काउंट आरलॉक फिर से साथ आ गए। इसी बीच प्रेटोरियन उन्हें बताता है कि उन्होंने उन्हें इसलिए जल्दी ढूंढ लिया क्योंकि जाते वक्त चाचा कमारियन ने जोर से द रॉक चिल्लाया था, जो कि बॉस के कानों में अटक गई। इसके साथ ही वो मोटा कमीना हंसते हुए कहता है अब वो सब कुछ ले लेगा, और इतना ही नहीं, जो धोखा उसे देने की कोशिश की गई है उसकी सजा भी मिलेगी, बराबर मिलेगी। आमतौर पर वो किसी के परिवार या फिर प्रेमी को मारने में पल भर भी नहीं लगाता, लेकिन आज पता नहीं क्यों कुछ मूड सा नहीं बन रहा उसका। तभी अचानक एक जोरदार फटने की आवाज आती है, बूम। दरअसल मोटे सेठ ने बटलर का सर फोड़ दिया था। उस समय बटलर के हाथ का पिज्जा सामने के दरवाजे तक पहुंच गया, और अगले ही पल और लॉक खुद सामने आ जाता है। उस उल्लू के पट्टे को ये भी पता नहीं होता कि बास्टर्ड उसके पीछे ही खड़ा है। अरे पीछे तो देखो, पीछे। आर लोग बास्टर्ड की तरफ अभी घूमा ही था कि तभी उसे देखते हुए मोटा बड़ी भद्दी आवाज में कहता है, मुझे सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं है। जिससे आर लोग हैरान हो गया कि बास्टर्ड वहां कैसे पहुंचा, और वो चिल्लाने ही लगा था कि इसी बीच बास्टर्ड उसका सर भी उड़ा देता है। इसके बाद प्रेटोरियन और बास्टर्ड वहां से सारे पैसे लेकर साथ चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले प्रेटोरियन वहां मौजूद लोगों को धमकाता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में अगर किसी ने भी किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, समझे। दूसरी तरफ जॉनी टीवी चालू करता है जिसमें न्यूज चल रही थी कि यूनियन ऑफ जस्टिस पर हमला हुआ है, और साथ ही खबरों में यह भी बताया गया कि प्रेटोरियन ने आर लोग के हेलमेट को वापस ले लिया है। अब ये दुख जॉनी से सहा नहीं गया, और ना ही वो सच मानने को तैयार था। तब बस दुखी होकर वो टीवी को देखने लगता और फिर शराब पीता। उधर डीजल ब्रदर्स और कमायन भी अपने आप में बहुत निराश थे। इधर घोस्ट बताता है कि अब हेलमेट के बिना वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आर लोग मर चुका है, जिस पर टीके स्वाद लेते हुए कहता है कि मैट्स और प्रेटोरियन उनके लिए बहुत भारी साबित हुए। अब इधर टीके अपनी ही टीम की बुराई करने में लगा था, लेकिन तभी जॉनी उसे याद दिलाता है, ज्यादा मत उड़, ठीक है, इन लोगों ने ही तुझे बचाया, समझा। इसी बीच डू वहां से जाने की कोशिश करता है और कमायन को धन्यवाद देते हुए वहां से निकल ही रहा था कि इतने में सैमी ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, लेकिन जैसे ही डू ने उसे वापस फेंका तभी डीजल ब्रदर्स ने उन पर एक साथ हमला कर दिया। अब ये सारा सीन इतना इरिटेटिंग था कि फोरकास्ट ने गुस्से में उनके ऊपर बारिश कर दी, जिससे लड़ाई वहीं पर रुक जाती है। अब थोड़ी ही देर में चीजों को समेटते हुए अचानक ही जॉनी कहता है कि ये हाइस्ट उनकी योजना से बेहतर होनी चाहिए थी, ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी चोरी होनी थी, पर इससे बारटेंडर को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने जॉनी से कमायन की शराब का बिल भरने को कहा, जिसके लिए जॉनी ने पास के एटीएम से पैसे निकालकर उसका बिल भरा। इसके बाद जॉनी और कैसी कार में बैठकर वहां से निकल लेते हैं, लेकिन पूरे रास्ते कैसी चुप ही रही
उस बेचारी का बात करने का मन ही नहीं हुआ। जब जॉनी गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए रुकता है, ठीक उसी वक्त केसी अचानक जोर जोर से रोने लगी और गुस्से में गाड़ी पर मारने लगी। ये देखकर जॉनी अपने आंसू छुपाता हुआ उसे कसकर गले से लगा लेता है। इतना ही नहीं, जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकले, जॉनी घुटनों पर बैठकर केसी से कहता है कि भले ही मैं कभी असली विलन ना बन पाऊं, पर मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और फ्यूचर में तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। साथ ही उसने जैसे ही अपनी बिजली की ताकत से एक अंगूठी बनाकर उसे प्रपोज किया, केसी मुस्कुराते हुए तुरंत मान गई और इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। अब शादी के एक दिन पहले जॉनी मस्त शेव एंड ऑल करके चिकना बन गया और कुछ सामान लाने के लिए जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है, तभी अचानक से उसे कोई किडनैप कर लेता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कार में पाता है और उसे किडनैप करने वाले कोई और नहीं, दरअसल उसी के चड्डी बड्डी थे। अब रास्ते में फ्रॉस्ट बाइट उसे बताता है कि ये उसकी शादी से पहले की आखिरी रात है, इसीलिए ट्रांसमिट और किसमिट उसे बैचलर पार्टी के लिए ले जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो स्ट्रिप क्लब से बाहर फेंक दिए गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये हफ्सी एक भी लड़की नहीं छोड़ेंगे और सब के सब नशे में टल्ली थे, यहाँ तक कि उनके पास देने को पैसे तक नहीं थे। अब ये देखकर जॉनी पास का ही एक एटीएम हैक करता है, जिसे देखकर उसके सारे दोस्त बुरी तरह से चौंक गए। वो बताता है कि वो बचपन में ऐसे ही मजे करता था। तभी फ्रॉस्ट बाइट ने जॉनी से पूछा, क्या तुम केसी के लिए आखिरी बार कोई बड़ा काम नहीं करना चाहते? जिस पर जॉनी बड़े प्यार से उसे जवाब देता है कि वो अब सुधर गया है। लेकिन तभी किस्मत ने उसे याद दिलाया कि उसकी माँ ने कहा था कि प्यार वाली शादी अक्सर पैसों की वजह से ही टूट जाती है और यहाँ चारों तरफ एटीएम है। बस फिर क्या था, ट्रांसमिट्स उनके सूट्स लेकर आया, जिससे जॉनी पूरी तरह से राजी हो गया। वो एक बड़ी गाड़ी पर सवार होते हैं और इसके साथ ही साथ जॉनी ने एटीएम हैक किया ताकि ट्रांसमिट पैसे इकट्ठा कर सके। इसके बाद जॉनी एक किताब की दुकान पर पहुंच गया ताकि वो केसी को एमबीए की किताबें दे सके, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी थी। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसे देखते ही वो सभी जॉनी, ट्रांसमिट, फ्रॉस्टबाइट और किसमिट वहां से भागने लगे। लेकिन ये क्या, दुश्मन टीम का बाहुबली प्रेटोरियन भी पुलिस के साथ शामिल हो गया, जहां पुलिस उसे बताती है कि वो सारे नल्ले एक ट्रेन में स्टेशन की तरफ गए हैं। बस फिर क्या था, वो फटाफट स्टेशन की ओर भागा और ट्रेन में चढ़कर इनके ग्रुप को ढूंढ लेता है। अब इधर जॉनी प्रेटोरियन को देखते ही उससे बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसको लगा कि वो अब बच निकला है, तभी उसके पलटने के साथ ही ग्लैडिएटर ने एक जोर का मुक्का उसके थोपड़े पर रसीद दिया और जॉनी भाई पकड़ा गया। आखिरकार उसे फिर से सुपर मैक्स जेल में भेज दिया जाता है, जहां उसके सेलमेट ने उसे शतरंज खेलने का ऑफर दिया। क्यों भाई, खेलोगे? लेकिन बेचारा जॉनी इस बात से बहुत दुखी था कि वो अपनी छमिया को एक फोन कॉल भी नहीं कर पाया। इसके साथ ही समय बीतता गया और फिर 5 साल बाद केसी एक रेस्टोरेंट में काम करती हुई दिखाई देती है, जहां जेल से छूटते ही जॉनी भी सूट बूट में अंदर आ गया। वो उसे बड़े चाव से उसे हाय कहता है और फिर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में लग गया। लेकिन केसी भाभी तो उसे ठीक से मिलने की बात तो दूर, उससे बात तक ना करने के मूड में थी, इसीलिए वो उसे बाहर भगाने में लग गई। चल चल चल, बहुत हो गया तेरा, निकल यहाँ से, चल चल निकल। इधर जॉनी उसे बताता है कि उसने शादी के लिए कुछ अच्छा लाने के लिए चोरी की थी, लेकिन केसी ने सारी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी, क्योंकि उसका मानना था कि जॉनी ने उसे धोखा दिया है। इसीलिए उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो अपना गटर जैसा थोबड़ा यहाँ से उठाए और उसकी जिंदगी से कहीं दूर चला जाए। अब इसलिए मत्था और ना खराब कर और निकल जाए यहाँ से, समझा? अब इसी बीच पता नहीं कहां से कमायन रेस्टोरेंट में आ गया और वहीं गेट पर ही गिर गया। उसकी शक्ल देखने पर पता चलता है कि वो बहुत डरा हुआ है, जैसे कि मौत उसके सामने खड़ी हो, इसीलिए वो उनसे मदद मांगता है। अब इसी दौरान जॉनी एक जनरल पढ़ता है, जिसमें उसने खुद को इलेक्ट्रो बॉय बनने का और यूनियन ऑफ जस्टिस में शामिल होने का सपना देखा था। अब इधर कमायाइन डरा हुआ सा सो जाता है, जिससे केसी को कुछ अच्छा सा नहीं लगता। वो जॉनी से कहती है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि कमायाइन ने सलामेंडर कैसीनो को ठगने की कोशिश की है। अब वहीं जॉनी इस बात से परेशान था कि आखिर वो $100 मिलियन जुटाएंगे कैसे, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पैसे नहीं लाए तो कमायाइन को मार दिया जाएगा। इस पर केसी उसे बताती है कि अब तो बस एक ही रास्ता है, उसे देश से बाहर निकालना। अब ये सुनते ही जॉनी बोल पड़ा, अरे देश से निकालना हलवा थोड़ी है। केसी उसकी बात ही नहीं सुनती और गुस्से में बाहर भाग जाती है। इधर जॉनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही कमायाइन है जिसे वो जानता था। अब थोड़े समय में जॉनी और कमायाइन घोस्ट के पास जाते हैं, जिसने उनकी मदद करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि कमायाइन की हर चोरी हमेशा बर्बाद हो जाती है। अब ये सुनते ही कमायाइन उसे बताता है कि इस बार बोलेगा वो, पर शब्द किसी और के होंगे।
मतलब इस बार हाइस्ट का आइडिया उसका नहीं, जॉनी का है, जॉनी का। लेकिन घोस्ट ना नुकर में ही लगा रहा। उसने बताया कि अब वो विलन नहीं रहा, अब वो एक आर्किटेक्ट है और सही पैसे छाप रहा है। अब इस दौरान जॉनी ने उससे रिक्वेस्ट की कि बस आखिरी बार, वो भी सिर्फ कमायाइन के लिए, प्लीज प्लीज ये कर दे। जिस पर घोस्ट मान गया और साथ में ये भी कहा कि अरे चच्चा, खुद देश से बाहर निकलने के चक्कर में हमें कहीं दुनिया से बाहर न निकलवा देना। उधर टीके अपनी नौकरी छोड़ने के बावजूद अपने बॉस के ट्रक को अनलोड करने में लगा हुआ था। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर जल्दी से ट्रक को अनलोड कर देता है, जिस पर उसका बॉस भड़क गया और कहता है कि अरे ये अपनी डोलो किटकैट ना कहीं और दिखाइयो, यहाँ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, समझा। अब टीके उसे बताता है कि अगर वो समय पर घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी की नौकरी चली जाएगी, लेकिन उसका कमीना बॉस उसे दोबारा से सारा काम करने को दे देता है। अब इसी बीच जॉनी भी वहां पर पहुंच गया और उसे नई नौकरी का ऑफर दे दिया। अब इधर फोरकास्ट अपनी अलग ही स्कीम खेलने में लगा हुआ था। वो अपनी शक्ति की मदद से सिर्फ इसलिए बारिश कर रहा था ताकि लोग उससे छाता खरीदे। अब जॉनी भी उससे मिलता है और फिर वो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। दूसरी ओर डीजल ब्रदर्स पिंजरे में फाइट लड़ रहे थे, जिसे देखकर कमायाइन और जॉनी को बहुत गंदा फील हुआ कि उनकी वजह से बेचारों को इस हद तक गिरना पड़ा। खैर, लड़ाई में रोडी और सेमी जीत जाते हैं। अब वहीं जॉनी को उसकी योजना सफल करने के लिए ये दोनों भाई जरूर चाहिए थे, सो ये टास्क भी उनका पूरा हुआ। टीके, कमायाइन, डीजल ब्रदर्स, घोस्ट और फोरकास्ट सभी जॉनी के साथ मिल गए। अब इसके साथ ही जॉनी उन सब में जोश भरते हुए कहता है, इलेक्ट्रो बॉय की कहानी अब शुरू होने वाली है दोस्तों। थोड़ी ही देर में अब केसी कमरे में आकर जॉनी से पूछती है, जॉनी आखिर तुम्हारा प्लान क्या है और तुम्हारा टारगेट कौन है? जिस पर जॉनी शराब पीते हुए उसे बस इतना कहता है कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, फिलहाल तो मुझे बस अपने एक आखिरी बंदे का इंतजार है। अब देर शाम जॉनी ग्लैंडा नाम के एक बंदे का स्वागत करता है। अब जो आते साथ ही कंफ्यूजन में था कि आखिर वो अपनी डेट के लिए क्या पहने। इसके जवाब में जॉनी ने उससे कहा, भाई साहब आप पर तो टाइट सूट जमेगा, टाइट सूट। अब ये सुनते ही ग्लैंडा का सिर घूम गया और वो जॉनी से पूछता है कि आखिर उसका मतलब क्या है। जिस पर जॉनी ने उसे बैठने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे ग्लैडिएटर बुलाया। इस दौरान घोस्ट की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उसने बड़ी दबी आवाज में बोला, जॉनी ये क्या पागलों वाली बातें हैं। अब जॉनी उसे शांत करते हुए कहता है कि उसने सुपर मैक्स की वजह से बड़ी खबरें जान ली थी और यही मौका है इसे अपना त्रुप का इक्का बनाने का। वो आगे ग्लैडिएटर को बताता है कि मुझे सब कुछ पता है, ये भी कि तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो। अब ये सुनते ही ग्लैडिएटर के गोटे मुंह में आ गए और वो गुस्से से लाल पीला हो गया। अब वो उसे मारने ही वाला था कि इतने में जॉनी उसे धमकाता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो उसकी इंटीमेट फोटो वायरल कर देगा, जिससे ग्लैडिएटर नॉर्मल हो गया। फिर वो जॉनी से पूछता है कि आखिर वो उससे चाहता क्या है। जिस पर जॉनी साफ और खुले शब्दों में कहता है, एक हाइस्ट में मदद। अब ये सुनकर ग्लैडिएटर और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, पर मैं ऐसे कामों में बिल्कुल मदद नहीं करूंगा, ठीक है। इस पर जॉनी उसे बताता है कि दरअसल वो हाइस्ट एक जापानी टापू पर करेंगे जो यूनियन ऑफ जस्टिस और नेटवर्क के लिए ऑफ लिमिट्स है। अब ये सुनते ही ग्लैडिएटर और बाकी लोग बस इसी सोच में पड़ गए कि क्या ये सच में बैस्टर्ड पर हमला करना चाहता है। अब इस दौरान जॉनी उसे ये भी बताता है कि वहां प्रेटोरियन भी होगा। बस फिर क्या था, प्रेटोरियन का नाम सुनते ही ग्लैडिएटर में अजीब सी कशिश जाग गई। अब जॉनी आगे बताता है कि बैस्टर्ड ग्रैंड ग्रेनाइट नाम का एक कसीनो चला के अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा है और प्रेटोरियन से बदला लेने का ये अच्छा मौका है। वो ये भी कहता है कि हाइस्ट में से ग्लैडिएटर की हिस्सेदारी अपने आप LGBTQ को चैरिटी को दान कर देगा और साथ ही उसकी फोटो भी डिलीट कर देगा। अब ये सुनते ही ग्लैडिएटर भाई थमसा गया और उनके साथ टीम में शामिल हो गया। इसके साथ ही जॉनी टीके को, कमाइन को, डीजल ब्रदर, घोस्ट, केसी और फोरकास्ट सभी को बताता है कि उस टापू पर सिर्फ एक एयरपोर्ट है, मतलब सुरक्षा काफी ज्यादा तगड़ी होगी। अब ये सुनकर केसी ने तुरंत क्लियर कर दिया कि वो अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बिना प्लान जाने और बिना किसी तैयारी के सिर्फ 1-2 लोगों को ही छुपा सकती है। खैर, इसके बाद वो सब प्लेन से टापू पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर घोस्ट ग्रुप से अलग हो गया। वहीं जॉनी और केसी ने बड़े कायदे से ब्रीफ केस खोला और चेक किया
जिसमें डीजल ब्रदर्स छुपे होते हैं। अब दूसरी ओर ग्लैडिएटर तैरकर बहुत तेजी से वहां पर पहुंच गया। इसके बाद वो सभी एक साथ हॉट स्प्रिंग्स में ब्रेक लेते हैं, जहां केसी भेस बदलकर उनके साथ थी ताकि कोई उसके पॉम पॉम ना देख ले। अब इधर डीजल ब्रदर्स ग्लैडिएटर से माफी मांगते हैं कि पिछली बार उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी शक्तिमान। पर ग्लैडिएटर उन्हें धमकाते हुए कहता है, कायदे में रहेगा छोटे तो फायदे में रहेगा, समझ गया। उधर घोस्ट बिल्कुल चुप था क्योंकि वो बैस्टर्ड पर हमला करने को लेकर घबराया हुआ सा था। लेकिन जॉनी उसे साहस देते हुए कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर उनके पास एक मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? ये सुनते ही टीके, फोरकास्ट और डीजल ब्रदर्स सब जॉनी के प्लान के बारे में पूछते हैं। तभी भारी आवाज में जॉनी ने सबसे कहा, मैट्स के कसीनो में सामने के दरवाजे से एंट्री, समझ गए जवानों। थोड़ी ही देर में कमायाइन और जॉनी कसीनो में घुस गए। अब जहां कमायाइन ये सोचते हुए पागल हुआ जा रहा था कि आगे सब कुछ ठीक रहा तो ये सब उनका होगा, अब उधर घोस्ट भी भौचक्का होकर कहने लगा, मुझे नहीं पता था जापान में ऐसे कसीनो होते हैं। वही टीके एक गेम ट्राई करता है जहां हारने पर वो उसे हिलाने की कोशिश करता है, जिस पर घोस्ट ने तुरंत उसे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने से रोक लिया। इसी बीच मैट्स प्रेटोरियन के साथ कसीनो के बाहर देखता है, जहां पर वो दोनों वीआईपी रूम में अपने मिडल ईस्ट के मेहमानों से मिलने के लिए चले गए। अब इधर जॉनी और केसी उस कमीने की हवेली का नक्शा देखते हैं जो केसी ने तैयार किया था, जबकि डीजल ब्रदर्स भी उनके साथ ही था। इस पर घोस्ट को हैरानी होती है कि केसी ने ये सब कैसे किया, जबकि अंदर तो सुपर पावर सेंसर लगे थे। तब केसी उसे बताती है कि जब वो किसी को छूती है ना तो वो उनकी यादों को पढ़ सकती है और इससे सेंसर को भनक भी नहीं लगती। इस दौरान कमराइन का कहना था कि उसने अपनी तरफ का काम कर दिया है। वो बताता है कि उनके मेन गोल पर सामान्य सुपर पावर सेंसर और सिक्योरिटी लगी है। अब वही घोस्ट बताता है कि असली दिक्कत वो अंडरग्राउंड रूम्स में है जो पीछे के वीआईपी रूम से जुड़े हुए हैं। तभी ग्लैडिएटर भी वहां पर आ जाता है। कमराइन उन्हें बताता है कि उन्हें उस कमीने के ब्रीफकेस को लेना होगा जो अंदर से असल में एक बहुत बड़ा वॉल्ट है। लेकिन असली समस्या तो ये है कि वो सारे सेंसर उनकी शक्तियां भी बंद कर सकते हैं। अब कमराइन उन्हें ये भी बताता है कि आम तौर पर ये यूनिट बंद रहती है, लेकिन अगर सेंसर को सुपर पावर का इस्तेमाल पता चल जाए तो ये ऑन हो जाएगी, इसीलिए उन्हें पूरा सिस्टम बंद करना होगा। अब वो चाहते हैं कि घोस्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे ताकि वहां तक पहुंचा जा सके, लेकिन घोस्ट का कहना था कि ये टापू बहुत बड़ा है और वो रास्ता भटक जाएगा और फिर मारा भी जाएगा। अब ये सुनकर ग्लैडिएटर उन्हें प्लान ड्रॉप करने के लिए कहने लगा, नहीं 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 नहीं, ये प्लान ड्रॉप कर दो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक जॉनी को याद आता है कि जब भी नया सुपर विलन डेटाबेस में रजिस्टर होता है तब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और सिस्टम को रिबूट करना पड़ता है। अगर वो ऐसा करे तो वो उसे खत्म कर सकते हैं। बस फिर क्या था, कमराइन आगे प्लान बनाता है कि वो 2 ग्रुप्स में बंटकर अंदर जाएंगे और कमराइन, घोस्ट, टीके, फोरकास्ट, जॉनी, डीजल ब्रदर्स और केसी सभी एक साथ टोस्ट करेंगे। साथ ही कमराइन उनको थैंक यू बोलते हुए कहता है कि उसे अच्छा लगा कि उनमें ड्यूटी का एहसास है। इधर केसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेट्स कमीने ने अपनी हवेली में ऐसा सिस्टम क्यों बनाया जिससे कि वो खुद अपनी शक्तियां भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब कमराइन उसे बताता है कि मेट्स असल में सुपर पावर से नफरत करता है। अब इसी बीच जॉनी बताता है कि उसने उनके प्लान के लिए नए आउटफिट्स तैयार किए हैं जिन्हें देखकर ग्लैडिएटर पहनने से इनकार कर देता है। मैं नहीं पहनूंगा इसे। देर शाम केसी अकेली समुद्र तट पर बैठी कुछ देख रही थी कि तभी जॉनी उसके पास आता है। दोनों साथ चलते हैं जहां जॉनी ने उससे पूछा कि क्या वो सच में चली जाएगी, जिस पर केसी उसे हाँ कहती है। अब ये सुनकर जॉनी नम आंखों से उसे बताता है कि उसने शानदार काम किया है और वो अब भी इसे कर सकती है। लेकिन केसी उसे बताती है कि वो चोरी की प्लानिंग से बाहर निकल चुकी है। उसने ये सब बस इसलिए किया क्योंकि वो सिर्फ मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। जॉनी उसे ये भी बताता है कि उसने बहुत बेवकूफियां की है, लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफी उसे छोड़ना था बस। इस दौरान वो दोनों आसमान की ओर देखते हैं जहां एक बैनर उड़ रहा था, आई एम सॉरी। ये हुआ ना फिल्मी रोमांटिक सीन, जिसे देखते ही केसी की आंखें भर आई। वहीं जॉनी उसे बताता है कि वो अब समझ गया है और ये उसकी आखिरी चोरी होगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। थोड़े समय बाद जब जॉनी सो गया तो केसी उसे देखती हुई चुपचाप वहां से निकल जाती है। अब एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने जॉनी को फोन करके बताया ये प्लान बहुत ही जोखिम भरा है और वो वही गलती नहीं दोहराना चाहती। अब जॉनी, टीके, कमराइन और फोरकास्ट मान लेते हैं कि केसी उन्हें छोड़ चुकी है
और फिर वो तय करते हैं कि वो इस चोरी में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो सुरक्षा रूम में घुसने का प्लान बनाते हैं जहां पर एक सुपर पावर सप्रेशन डिवाइस था ताकि यूनिट को अपडेट करने के लिए मजबूर किया जा सके। वो जमीन में छोटा सा छेद बनाकर अंदर घुसते हैं, लेकिन ये क्या, तभी जोर जोर से अलार्म बजने लगे। वो जानते हैं कि वो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी बीच कई निंजा उनकी ओर दौड़ते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर जॉनी गलती से अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर बैठा, जिससे गन एक्टिवेट हो गई और कमराइन उन्हें शूट करता है। अब इधर जॉनी सिस्टम अपडेट करने में लग गया, टक 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 टक, जहां थोड़ी ही देर में उसे महसूस होता है कि अब वो अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उधर एयरपोर्ट पर केसी जैसे ही प्लेन पकड़ने वाली थी, तभी पता नहीं कहां से वहां प्रेटोरियन और मैट्स आ गए और फिर उसे पकड़ लिया। अब आया ना कहानी में ट्विस्ट। ऐसे कैसे कहानी इतनी स्मूथ चल रही थी। खैर प्रेटोरियन बताता है कि उसने केसी को पहले की हुई उसकी कोशिशों से पहचान लिया था जब वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अब दूसरी ओर जॉनी कमराइन और टीके से कहता है कि उसे लगता है वो सही जगह पर है। इसी बीच डीजल ब्रदर्स, ग्लैडिएटर और घोस्ट भी उनके साथ जुड़ते हैं। फिर फोरकास्ट बर्फ गिराता है जिसे जॉनी दरवाजे की फ्रिंजेस पर जमाने के लिए अच्छी तरकीब मानता है और फिर इसके साथ ही सेमी मेटलिक आर्म्स का इस्तेमाल करके दरवाजे को उखाड़ देता है। अब वो सब वोल्ट की ओर देखते हैं जो कि काफी नीचे था और देखते ही देखते सब उसमें एक साथ कूद गए। इसी दौरान जॉनी उन्हें बताता है कि वहाँ एक और ट्रैप है जो मेट्स के अलावा किसी को भी पहचान लेगा और अगले सेकंड ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन गलियारे के आखिर में एक बटन है जो कि लेजर को बंद कर सकता है। बस फिर क्या था, डीजल ब्रदर्स इसके लिए तैयार होते हैं। अब लेजर सेमी और रोडी को काटता है, लेकिन दोनों जल्दी से अपने बॉडी पार्ट रीजनरेट करके इन लेजर्स में दौड़ते रहे और आखिरकार 5 मिनट बाद सेमी बटन तक पहुंच गया और फिर उसे बंद कर दिया। अब इसके साथ ही सब लोग सुरक्षित जगह पर चले गए। फिर कमराइन अपनी हीट गन से दरवाजा पिघालता है जिससे आखिरकार वो उस ब्रीफ केस तक पहुंच जाते हैं जहां सारा सोना रखा था। अब कमराइन उसे बताता है कि सिस्टम जल्द ही रीस्टार्ट होगा, इसीलिए सब बाहर निकलने लगते हैं। अब टीके जॉनी से कहता है कि इस पैसे से वो अपने परिवार को एशिया ले जाएगा। अब बाकी सभी भी दौड़े दौड़े आते हैं, लेकिन तभी प्रेटोरियन उनके सामने आ गया और वो बड़े चोट में कहता है कि तुम लोग उतने ही बेवकूफ हो जितने तुम दिखते हो। वहीं अगली आवाज मैट्स की आती है जो कि स्पीकर सिस्टम से बोलता है, तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे और हमें पता भी नहीं लगेगा। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने चोरी करने की हिम्मत कैसे की। अब ये सुनते ही जॉनी उसकी खिल्ली उड़ाता है और कहता है कि अब वो बूढ़ा हो गया और उन्हें रोक नहीं सकता। बस फिर क्या था, मैट्स गुस्से में आ गया। वो कुछ करता इससे पहले ही पावर सप्रेशन सिस्टम रिबूट हो जाता है। तब मैट्स प्रेटोरियन से कहता है कि अब सिर्फ वो है जो इस ग्रुप को खत्म कर सकता है। अब इधर जॉनी भी ग्लैडिएटर को आगाह करता है कि अब उसकी बारी है और इसके साथ ही ग्लैडिएटर ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच प्रेटोरियन जॉनी के चेहरे पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है जिस पर ग्लैडिएटर का कहना था कि वो देखना चाहता था कि जॉनी को मार खाते हुए कैसा लगता है। पावर के बिना भी प्रेटोरियन सारे विलन्स को आसानी से हरा रहा होता है, लेकिन तभी ग्लैडिएटर की बस हो जाती है और वो कहता है कि अब बहुत हो गया और वो अगले ही पल प्रेटोरियन के सामने आ गया। वो उसे गुस्से से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक रखवाला कैसे इस कमीनों का बॉडीगार्ड बन गया। तभी प्रेटोरियन उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लैडिएटर उसकी कलाई पकड़कर अपना चेहरा दिखाता है जिससे प्रेटोरियन की फटके 4 हो जाती है 4। अब प्रेटोरियन बचाव करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ग्लैडिएटर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो उसे कभी फेंक देता तो कभी जमीन पर पटक देता और इस तरह उसकी हालत मार मार कर लुल कर दी गई। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे भाई साहब तो कट लिए। तब जॉनी कहता है कि वो उसे मारने वाला नहीं था क्योंकि वो कभी किसी को नहीं मारते, उसने बस उसे ब्रेन डैमेज दिया है। इसके साथ ही जॉनी ऐलान करता है अब हमें निकलना चाहिए। केसी जॉनी की ओर हाथ हिलाती है जो एक छोटी नाव पर पड़ी थी और थोड़ी ही देर में उसे भी नाव पर चढ़ा लिया जाता है। वो जॉनी को गले लगाती है और इसके साथ ही सब लोग निकल पड़ते हैं। इधर घोस्ट केसी से कहता है कि उसमें सच में कमाल की हिम्मत है जो भी उसने किया।
अब ये सुनकर कमराइन भी कहता है कि उसने सभी रूल्स का पालन किया और वो इस ग्रुप की सबसे कमाल सुपर विलन है। अब उधर जॉनी उसे बताता है कि वो ही इकलौती ऐसी थी जो अपने दोस्तों के साथ ये सब कर सकी। इसके साथ ही दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और इस दौरान केसी जॉनी से बोलती है, अब तो रिटायर हो सकते हैं ना जनाब। जिस पर जॉनी मुस्कुराकर हाँ कहता है, हाँ क्यों नहीं। इसके साथ ही फोरकास्ट, टीके, डीजल ब्रदर्स और बाकी सब खुशी से जश्न मनाते हैं। ये 1 साल बाद मनीला के एक कसीनो में कमराइन ने अपने $100 मिलियन का कर्ज चुका दिया और फिर मजे में रहने लगा। वहीं टीके अपने परिवार को ईस्ट एशिया के ट्रिप पर ले गया। फोरकास्ट ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में निवेश किया, जबकि घोस्ट ने ग्रीस सरकार पर राजनीतिक दबाव डाला और फिर आर्थिक संकट में वहां जमीन खरीद ली। रोडी ने हर पैसा 4 डायमेंशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास में लगा दी, यानी कि उसकी टाइम मशीन कोई मजाक नहीं थी। और फिर उसने प्रिंसटन से डॉक्टरेट भी हासिल किया। सेमी ने तो सब कुछ शराब और औरतों पर उड़ा दिया, जबकि ग्लैडिएटर ने यह डिसाइड किया कि उसे फिर कभी ब्लैकमेल ना किया जा सके। उसने माना कि वो अपने पार्टनर के प्रति काफी बेवफा था, लेकिन ये सब सोचने के बाद भी उसने उससे शादी कर ली। जॉनी अब भी सोचता है कि मेट्स कमीने के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि उसमें अभी भी बदले की आग जल रही होगी। इधर उसका पुराना दोस्त टॉमी भी न्यूयॉर्क टाइम्स में राइटर बन चुका था। फिर उसे इलेक्ट्रो बॉय से एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें वो सेल्फी थी जो खलनायकों ने मेट से चोरी करते समय ली थी। फोटो में खलनायक सलामेंडर गैंग की कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे और टॉमी ये देखकर हैरान रह जाता है। और अंत में जॉनी और केसी एक हॉट एयर बैलून में सवार थे। जब जॉनी जमीन की ओर इशारा करते हुए उसे प्रपोज करता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साथ ही उसने केसी को असली रिंग भी दी, जिस पर केसी मुस्कुरा कर कहती है, मैं इस बारे में सोचूंगी। इसी के साथ ये एनिमे स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल एनिमे दास्तां को सब्सक्राइब करना ना भूले।